नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम एक समसामयिक मुद्दा लेके आए हैं जो कि विश्व के पटल पर अशांति के कुछ क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए हम आज ईरान पर बात करेंगे। किसी भूगोलवेत्ता ने खूब कहा है, जिसकी भौगोलिक स्थिति और संसाधन संपन्नता होती है वह देश संपन्न और संप्रभु होता है। आज की ये क्लास भूगोल के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण की क्लास रहेगी एवं सामान्य विद्यार्थियों के लिए भी ये उपयोगी रहेगी और सामान्य जागरूक नागरिक के लिए भी यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगी। इसे हम बहुत सरल शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। भूगोल के विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का सवाल हो सकता है, तो पहला होगा ईरान से किन किन देशों की सीमा लगती है, हार्मुज जल संधि कहां पर है, ओमान की खाड़ी कहां पर है, पर्सियन की खाड़ी कहां पर है, ये सवाल यहां से पूछ सकता है। एवं ईरान की जो ट्रांस रेल मार्ग है वो किन किन को जोड़ता है। तो अब बात करते हैं हम लोग ईरान की भौगोलिक, राजनीतिक, सामरिक स्थिति पर और उसके साथ उसके कल्चर पर भी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, ईरान मध्य पूर्व एशिया, मिडिल ईस्ट एशिया का दूसरा बड़ा देश है। पहला बड़ा देश मध्य पूर्व का सऊदी अरब, सेकंड ईरान, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। अब इसकी राजधानी तेहरान इसकी राजधानी है, जो कि कैस्पियन सागर के दक्षिण में स्थित है। तेहरान कैस्पियन सागर के दक्षिण में स्थित है। अब बात कर लेते हैं इसकी राजनीतिक सीमाओं की। इसके पूर्व में पाकिस्तान की सीमा लगती है, ये पाकिस्तान की सीमा है, और अफगानिस्तान की सीमा लगती है, तुर्कमेनिस्तान की सीमा लगती है, यहां से तुर्कमेनिस्तान की, और ये है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर की सीमा लगती है। इसके बाद अजरबैजान, अजरबैजान की सीमा, आर्मेनिया की सीमा, तुर्की की सीमा, इराक। अतः पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मीनिया, तुर्की, इराक से सीमा लगती है। उत्तर में कैस्पियन सागर है, इसके उत्तर में ये कैस्पियन सागर है, और दक्षिण में ये वाला जो आप ब्लू देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये भी सागरीय भाग है। ये ऊपर वाला ये है फारस की खाड़ी, और नीचे है ओमान की खाड़ी, नीचे ओमान की खाड़ी है। और दो खाड़ियों को, दो सागरों को जोड़ने वाली जल संधि कहलाती है, जोड़ने वाली संधि जल संधि, और इन दोनों के बीच में है हार्मुज जल संधि, हार्मुज जल संधि। हार्मुज जल संधि का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है उनकी राजनीतिक शक्ति में ईरान का, क्योंकि मध्य पूर्व के एशिया, मध्य पूर्व देश हैं, ये पेट्रोलियम और गैस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। इनका सबसे ज्यादा जीडीपी में योगदान इसी पेट्रो हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होता है। तो इस मार्ग से, फारस की खाड़ी से मध्य एशिया का अधिकांश पेट्रोल गैस निर्यात होते हैं, और ये हार्मुज जल संधि से निकलता है, और हार्मुज जल संधि पर ईरान का कब्जा है। तो जब चाहे जब वो इस रास्ते को बाधित कर सकता है, और इनके यहां पर इन्होंने बंदरगाह बना रखा है, तो यहां बंदरगाह डेवलप कर रखा है। तो ये तो हो गया इसकी राजनीतिक सीमा होगी। इसके अलावा यहां पर आपने पहले पढ़ा होगा रामसर स्थान, कैस्पियन सागर के दक्षिण में ईरान में रामसर स्थान है, जो कि रामसर साइट या वेटलैंड क्षेत्र पर सम्मेलन हुआ था। तो ये रामसर स्थान है। अब इसकी हम लोग ज्योग्राफिकल स्थिति देखते हैं एक बार। तो ज्योग्राफिकल स्थिति में इसके दक्षिणी भाग में
जैग्रोस पर्वत है। इसके दक्षिणी भाग में जैग्रोस पर्वत है और उत्तरी भाग में एल्बुर्ज पर्वत, एल्बुर्ज पर्वत। उत्तर में एल्बुर्ज, दक्षिण में जैग्रोस पर्वत है, जैग्रोस। और इसके थोड़ा सा दक्षिण में यहां पर मकरान पर्वत है। इस मकरान पर्वत के कारण इस तट को मकरान तट कहा जाता है। तो कई बार पूछते हैं मकरान तट कौन सा है, तो इसको मकरान तट भी कहा जाता है। तो ये मकरान तट है। एल्बुर्ज, एल्बुर्ज की सबसे ऊंची जो चोटी है, यहां पर हम देखें या बीच में स्थान है, तो एल्बुर्ज की सबसे ऊंची चोटी मैं यहां पर लिखना चाहूंगा। सबसे ऊंची चोटी है देवमंद चोटी। ये देवमंद वैल्केनो चोटी है, ज्वालामुखी क्रिया की चोटी है वैल्केनो, और ये शांत ज्वालामुखी है। वैल्केनो शांत ज्वालामुखी, तो सबसे ऊंची चोटी वैल्केनो शांत ज्वालामुखी, नीचे वाला जैग्रोस पर्वत है। और इसके दोनों तरफ पूरब में, उत्तर में और दक्षिण में दो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं। ऊपर वाला ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये दो मरुस्थलीय क्षेत्र है। ये इसको दस्ते काबीर कहते हैं और ये दस्ते लुट कहा जाता है, दस्ते लुट। तो पश्चिमी भाग में मरुस्थलीय क्षेत्र है, उत्तरी भाग में काबीर, दक्षिणी भाग में आपका दस्ते लुट, और उत्तर और दक्षिण में देखें तो पर्वतीय भाग है, और ये बीच में भाग पठारी भाग है और दुर्गम क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। इसका ये वाला जो क्षेत्र है, ये इराक के जो तटवर्ती, इराक के निकट सन्निकट क्षेत्र है, ये मैदानी क्षेत्र है। जैसे ईरान और इराक के मध्य संघर्ष का एक विषय होता है, ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है। इसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है, कैस्पियन सागर के निकट वाला क्षेत्र, ये भी निम्न बेसिन क्षेत्र है, ये भी बेसिन क्षेत्र है, बेसिन क्षेत्र है। इसको हम कह सकते हैं नमकीनी, एक दलदलीय क्षेत्र है। तो नमकीनी दलदलीय क्षेत्र, बेसिन क्षेत्र। और यहां पर ईरान की मुख्य नदी जो है वो है कारून नदी। तो यहां पर कारून नदी है ईरान की, ये महत्वपूर्ण नदी है ईरान की। यहां पर महत्वपूर्ण नदी ईरान की कारून नदी है, और ये बेसिन क्षेत्र निम्न। तो ये वाला क्षेत्र निम्न हो गया, ये वाला क्षेत्र निम्न, ये उपजाऊ की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये जो क्षेत्र देख रहे हैं कैस्पियन का दक्षिणी भाग, तो कैस्पियन का दक्षिणी भाग पेट्रोलियम क्षेत्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पेट्रोलियम उत्पादन किया जाता है, पेट्रोलियम, ऑयल और गैस का उत्पादन किया जाता है। ये वाला क्षेत्र पेट्रोलियम क्षेत्र है। अब इस पेट्रोलियम क्षेत्र और ये वाला जो क्षेत्र है, ये ज्यादा घना बसा है, ये क्षेत्र कम बसा हुआ क्षेत्र है, पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर महाद्वीपीय जलवायु होती है, और महाद्वीपीय जलवायु को विषम जलवायु भी कहते हैं। लेकिन अब ये तो होगी ज्योग्राफिकल कंडीशंस। अब ये पावर क्यों बना हुआ है, लोगों को, देशों के लिए, ये शक्ति के लिए क्यों लोग इससे टकराते हैं या फिर इससे अन्य देश टकराते हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऐतिहासिक प्रश्नों पर अब हम लेके चलते हैं इस मैच में। मध्यकाल में जितने भी देश, शक्तिशाली देश थे, वो इससे टकराते थे, क्योंकि इनके पास पेट्रोलियम क्षेत्र है। पेट्रोलियम क्षेत्र होने के साथ साथ ये जो रूट है, यहां से ये रूट जो गुजरता है, इस रूट को सिल्क रूट कहते हैं, इस रूट को सिल्क रूट। तो सिल्क रूट के बीच में स्थित है। तो सिल्क रूट है चाइना से और भूमध्य सागरीय दोनों तटों को जोड़ने वाला जो रेशम मार्ग है, सिल्क रूट है, व्यापारिक मार्ग है, वो महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। तो यहाँ पर इस वाले मार्ग को जोड़ने के लिए, तो उस समय इसलिए होता था कि व्यापारिक बीच में ये आता है तो उसको कब्जा करना चाहते हैं। तो ये वाला पेट्रोलियम क्षेत्र है। इसकी भौगोलिक स्थिति होने के कारण ये महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया, क्योंकि ये सिल्क रूट में आ गया। अब पेट्रोलियम क्षेत्र होने के कारण ये और इकोनॉमिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र हो गया। लेकिन यहाँ के लोगों ने अपने आप को एक सूत्र में बांधे हुए हैं और हर आक्रांताओं से, हर विदेशी शक्तियों से ये लड़ते आए हैं। संसाधन की दृष्टि देखें तो यहाँ पर पेट्रोलियम तो निकाल रहे हैं, पेट्रोलियम के बाद यहाँ जिंक के, कॉपर के, जिंक के, कॉपर के, एल्यूमिनियम के बहुत बड़े यहाँ पर संसाधन पाए जाते। इस वाले क्षेत्र में ये संसाधन ज्यादा है।
और इसमें पेट्रोलियम निकाला जाता है और पेट्रोलियम को यहां से बंदरगाह ये से, तो यहां से लेकर या ईरान के कैस्पियन सागर के दक्षिण से यहां पर ट्रांस ईरान रेल मार्ग का विकसित किया गया है। ट्रांस ईरान रेल मार्ग डेवलप किया है जिससे यहाँ के लोगों को आपस में जोड़ा जा सके। दूसरा, यहाँ का जो पेट्रोलियम क्षेत्र है, इस पेट्रोलियम क्षेत्र का व्यापार कर सके, तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक रिफाइनरी केंद्र है। उस रिफाइनरी केंद्र का नाम है आबादान। आबादान महत्वपूर्ण रिफाइनरी क्षेत्र है। ये क्षेत्र जो है ये आपका उपजाऊ मैदान है। बाकी यहाँ पर कृषि पशुपालन किया जाता है, पशुचारण ज्यादा किया जाता है और कृषि भी इस वाले क्षेत्र में किया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सबसे जो फेमस है इनका कालीन दरिया, ये बहुत ही फेमस यहाँ का उद्योग है। अब भारत के संदर्भ में इसका क्या महत्व है, इसे हम लोग देखते हैं। तो पाकिस्तान में चीन ने यहाँ ग्वादर बंदरगाह विकसित किया भारत को कवर करने के लिए, भारत को घेरने के लिए। भारत ने ईरान के साथ संबंध स्थापित करके यहाँ पर बंदरगाह को विकसित किया है जिसका नाम है चाबहार बंदरगाह। चाबहार बंदरगाह या चाबार बंदरगाह, इस बंदरगाह को यहाँ पर डेवलप किया गया है। तो ग्वादर को कंट्रोल करने के लिए भारत ने ईरान के इस बंदरगाह को डेवलप किया है और यहां से इसके माध्यम से भारत अपनी जो मांग है, पेट्रोलियम की मांग है, इसे पूरा कर सकता है। एवं इसके साथ साथ इस बंदरगाह के साथ में कैस्पियन सागर से होते हुए और कैस्पियन सागर से होते हुए रूस इससे जुड़ जाता है। तो हम रूस से कैस्पियन सागर होते हुए इस चाबार बंदरगाह से भारत को कांडला बंदरगाह को जोड़ा जाता है। तो इसलिए यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब यदि ईरान युद्ध में शामिल हो जाता है इजराइल से, तो उसका हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान भी होगा, क्योंकि ये हमारा आर्थिक पार्टनर भी है। आर्थिक पार्टनर के साथ साथ इससे हम लोग चाबार बंदरगाह को डेवलप कर रहे हैं, जो आने वाले भविष्य में हमारी मध्य पूर्व में एक अच्छी स्थिति दर्ज कराएगा। लेकिन इजराइल के साथ भी भारत के अच्छे संबंध हैं, तो वहां पर भी तो इस समय भारतीय राजनीतिकों को, भारतीय राजनेताओं को, यह हमारी जो पॉलिसी मेकर हो, उनको बैलेंस बनाते हुए इस प्रकार की नीति अपनानी चाहिए जिससे इजराइल भी हमसे नाराज न हो और ईरान भी हमसे दूर न जाए। नमस्कार।